जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे वनडे एग्ज़ाम्स के बारे में। दरअसल मैं यूपीएससी के लिए चैनल मैंने बनाया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए था, परंतु ऑफलाइन जो छात्र हैं उनके फ़ोन आए, उनके मैसेजेस आए कि सर हम लोग तो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते नहीं हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने कहा चलो एक वीडियो डेली यूपीएससी का और एक वीडियो वनडे एग्ज़ाम्स का तैयार करते हैं। दरअसल दिक्कत ये है इस समय के थोड़ा सा मेरे पास संसाधनों की कमी है, क्योंकि एक जो मोबाइल फ़ोन होता है उसी से ही सारे काम करने होते हैं, तो बड़ा टाइम लगता है, प्रोसेसर छोटा होने की वजह से। समय के साथ ये चीज़ें भी निपटेंगी, उसकी दिक्कत नहीं है। शुरुआती दौर में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं अभी एक वीडियो ही ला पाऊँगा। तो बाकी हम लोग देखेंगे आगे चल के। जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तब तक आप लोग तैयारी करें अच्छे से। जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय वीडियो की संख्या बढ़ा देंगे, और तब तक आपका लगता है कि जीएस का फाउंडेशन कोर्स काफ़ी हद तक तैयार हो जाना चाहिए। और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं मुझसे, या जो लोग तैयारी कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये है कि आप लोग नोट्स तो आपके बने होंगे, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और जो नए नए पॉइंट्स शामिल होंगे उन सबको आप लोग नोट्स में बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का काम ये है कि सभी लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठें, जब भी क्लास शुरू करें कॉपी पेन लें। और आजकल तो सब कुछ चलता है कि आप स्पीड बढ़ा लो, वीडियो की स्पीड घटा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो घटा लो, सब कुछ है, तो आपके हिसाब से जो भी आपको उचित लगे बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, कॉपी पेन लेके जरूर पढ़ें, ठीक है। नोट्स बनाएं बेहतरीन, मैं आपके नोट्स भी बनाऊँगा इसके, निश्चिंत रहें। तो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए मैं क्या करूँगा, इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दूँगा वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। जो भी पुलिस, रेलवे, टेट, सुपर टेट, सी टेट या अदर्स वनडे एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारी करते हैं, जीडी वगैरह के लिए, उन सब के लिए बेहतर होने वाला है, एसएससी वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बाकी सब विषय तो हम लोग लगभग तैयारी कर ही चुके हैं, फिर दोबारा से एक एक को देखेंगे। यूट्यूब पे शुरुआत करते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं साइंस से। साइंस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के लगभग मेरे हिसाब से 30 वीडियो होने चाहिए, और 30 वीडियो में हम लोग पूरा जीव विज्ञान को वनडे एग्जाम्स की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पहलू है उन सबको हम लोग देख लेंगे आराम से, ठीक है ना। तो बात की जाए जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो जीव विज्ञान एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ जीव विज्ञान किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो का अर्थ होता है जीवन, बायो का अर्थ जो होता है वो होता है जीवन, प्लस लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो अगर दोनों को हम लोग मिला के पढ़ें तो क्या हो जाता है सीधा कि बायो प्लस लोगस यानी कि जीवन का अध्ययन करना। तो जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे परिभाषा, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो जीव विज्ञान एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जो दो शब्दों बायो प्लस लोगस से मिलकर बनता है। बायो का अर्थ होता है जीवन, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे इसके जनक की, कि बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। जो जीव विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो सबकी सहमति है, अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। बात आती है कि जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया था, तो जीव विज्ञान का नाम किया था लैमार्क तथा ट्रिनिवेरस। तो लैमार्क तथा ट्रिनिवेरस नाम के व्यक्तियों ने जीव विज्ञान का नामकरण किया था, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान का बात आती है जीवन, जीवन का अध्ययन करता है। जीवन दरअसल जीवधारियों में पाया जाता है। जीवधारियों का अर्थ ये है कि जीव जंतुओं में भी पाया जाता है, और इसके साथ साथ पेड़ पौधों में भी जीवन पाया जाता है। पहले कोई दिक्कत नहीं थी, पहले सीधा था कि जीव विज्ञान का मतलब जीव जंतु और जानवरों इन सबको पढ़ना है जिनमें जीवन पाया जाता है। लेकिन जगदीश चंद्र बसु एक महान वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये बात साबित कर दी कि पौधों में भी जीवन होता है, और पौधे भी हमारी तरह श्वसन करते हैं। और जो श्वसन करता है, जाहिर सी बात है कि जो हमने कहा कि हम लोग गति करते हैं, पेड़ पौधे भी गति करते हैं। हम लोग चलते फिरते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपनी जगह पे झूमते रहते हैं। तो बात ये आई कि अब तो पूरी परिभाषा बदल गई जीव विज्ञान की। परिभाषा क्यों बदल गई कि पहले हम सीधा जीव जंतु को पढ़े, तब तो पेड़ पौधे भी शामिल हो गए। तो अब विज्ञान में एक नई बात आई कि अब जीव विज्ञान को दरअसल हम कैसे पढ़ें। तो फिर जो जीव जंतुओं का था उसको अलग कर दिया, और पेड़ पौधों के लिए एक अलग से विज्ञान की स्थापना की गई। तो जीव विज्ञान की तब से कितनी शाखाएं हो गई, तो जीव विज्ञान की वर्तमान में 2 शाखाएं हैं। जीव जंतुओं का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि जंतु विज्ञान, और पेड़ पौधों का इसमें करते हैं उसको पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। वनस्पति
विज्ञान। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी और इसको कहा जाता है जूलॉजी। ठीक है, तो अब जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक आपका जूलॉजी एंड दूसरा बॉटनी। अब जंतु विज्ञान की अगर बात की जाए तो जंतु विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अरस्तु को ही, क्योंकि अरस्तु ने बहुत बड़ा योगदान दिया था बायोलॉजी के क्षेत्र में। लेकिन पेड़ पौधों की जब बात नहीं आई थी, जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों में जीवन होता है ये बात साबित नहीं की थी, तो अरस्तु का जो सारा ज्ञान था, दर्शन था, वो सारा इसी क्षेत्र में था। तो इस वजह से चाहे जीव विज्ञान हो चाहे जंतु विज्ञान हो, क्योंकि यही बाद में ये हो गया, इसके लिए नई शाखा उसको बनानी पड़ी, तो अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। कारण क्या था? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका एनिमेलिया। हिस्टोरिका एनिमेलिया नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में लगभग 500 से लेकर 700 तक अलग अलग जीव जंतुओं का अध्ययन किया इन्होंने, और उनके जो पाया उनके अध्ययन के पश्चात उनको उस पुस्तक में लिखा गया, और यही जो इनका योगदान है, इसी योगदान की वजह से इनको जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। अब जो अरस्तु के एक शिष्य थे उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। जब ये नई बात आई तो थियोफ्रेस्टस को मौका मिला कि मैं भी अपने गुरुजी की तरह नाम करूं, तो थियोफ्रेस्टस ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। विद्वान का नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस। और जो थियोफ्रेस्टस थे ये दरअसल अरस्तु के ही शिष्य थे, और इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की अपने गुरुजी की विचारधारा के अनुसार, और उसका नाम रखा हिस्टोरिका प्लांटेरम। तो हिस्टोरिका प्लांटेरम नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी। इसमें लगभग 500 अलग अलग 500 जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं उनका अध्ययन किया इन्होंने। तो 500 अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियों का अध्ययन किया, और इसी योगदान की वजह से दरअसल थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का भी जनक माना जाता है। ठीक है, मतलब अब बात ये आती है कि इन्होंने इसमें अध्ययन क्या किया, तो अध्ययन के आधार क्या थे कि जो पुस्तक लिखी गई, तो अध्ययन के आधार, तो जो अध्ययन के आधार थे वो 3 थे। ठीक है, एक था मॉर्फोलॉजी, एक था एनाटॉमी और एक था फिजियोलॉजी। क्या है ये? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाह्य आकार, इसको कहा जाता है बाह्य आकारिकी। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिकी, और जो फिजियोलॉजी होती है इसका मतलब होता है कारिकी। कैसे? मान लो कोई भी जीव है, जैसे मान लो एक हाथी है, एक घोड़ा है, एक सांप है, और वहीं पे एक देखो एक खरगोश है, बकरी है। अब बकरी के पैरों की संख्या देखिए कई 4 है, घोड़े के भी पैरों की संख्या 4 है, हाथी के भी 4 पैर है। तो क्या ये एक जैसे दिखते हैं? क्या इनकी त्वचा एक जैसी है? एक जैसा रेस्पिरेशन श्वसन करते हैं? क्या एक जैसा भोजन ग्रहण करते हैं? क्या इनके भोजन करने की क्षमता, भोजन को पचाने की क्षमता, या इनके जो बाह्य आकार से कैसे दिखते हैं, इनका कलर कैसा है, इनकी स्किन काय की बनी, तो बाह्य रूप से जो भी है उसको कहा जाता है बाह्य आकारिकी, यानी कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के बाहरी समग्र वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। आंतरिकी का मतलब होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या मानव के समान ही उसके अंदर भी अंग पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अंग हैं मानव में या ऊँट में, शेर में, क्या सभी में एक प्रकार के अंग हैं या किसमें कुछ अलग अलग है? तो उन्होंने अलग अलग के बारे में आंतरिक अध्ययन किया जीवों का। फिर इसके बाद देखा कार्य की, जैसे मानव कार्य करता है तो क्या ये भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं? तो कार्य करने की क्षमता, यानी कि बाह्य अध्ययन, आंतरिक अध्ययन और कार्य करने की क्षमताओं के अनुसार इन्होंने अलग अलग जो वर्ग बनाकर अलग अलग प्रजातियों का अध्ययन किया, और इन्हीं प्रजातियों के आधार पर इन्होंने पुस्तक लिखी, और उसका नाम था अरस्तु द्वारा लिखी गई हिस्टोरिका एनिमेलिया, और थियोफ्रेस्टस द्वारा हिस्टोरिका
प्लांटेरम, और इन्हीं योगदानों के कारण अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, जबकि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये तो थी बेसिक परिभाषा बायोलॉजी की, ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जीवधारियों के लक्षण एवं गुण, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे हम लोग चर्चा कर लें। इतनी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, यार नोट्स बनाना तो ज़्यादा सही है, स्क्रीनशॉट से अच्छा है, ठीक है ना। कॉपी रफ लेके बैठा करो, आराम से नोट्स बनाओ, बढ़िया अच्छे नोट्स बनेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, परेशान मत हो, इनको पढ़ के आप बहुत मदद मिलेंगी। तो अब बात आती है सबसे पहले जीवधारियों के लक्षण एवं गुण। अगला टॉपिक है हमारा जीवधारियों के लक्षण एवं गुण। तो जीवधारियों के लक्षण एवं गुण, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि जीवधारी क्या होते हैं। तो सीधा सा है, जीवधारी कहने कहते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है वो जीवधारी होते हैं, ठीक है। अब जीवन किसमें, पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जीव जंतु में भी पाया जाता है, तो वो सब के सब क्या है, जीवधारी हैं, ठीक है। बात क्लियर होगी, एकदम सिंपल। जीवधारी क्या है, जिनमें जीवन पाया जाता है, उसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतु दोनों शामिल होते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें अब बेसिक अध्ययन करना होगा जीवधारियों का। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका से। एक बड़ा टॉपिक है कोशिका, सेल। वनडे एग्जाम्स के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं इनको कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, उतना हम पूरा अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, इस पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो कोशिका के बारे में सब लोग, एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि मानव जीवन का सबसे छोटा अंग कोशिका होती है। जो ऐसा कहता है वो बिल्कुल गलत कहता है, ऐसा कुछ नहीं। मानव जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई जो होती है उसे कोशिका कहते हैं। तो बात की जाए कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल्स। तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई शब्द को हमें जरूर समझने की आवश्यकता है। तो जो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है उसे कोशिका कहा जाता है, ना कि सबसे छोटा अंग कोशिका है, ठीक है। तो इस बात से आप लोग क्लियर करते हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं। तो हमें इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं जीवन की, मानव जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन की मतलब पेड़ पौधों में भी पाई जाती होगी, ये बात इंक्लूड हो गई जब मानव जीवन की बात नहीं हो रही, तो ठीक है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, कोशिका कहलाती। तो बात क्लियर। तो कह सकते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, या हम कह सकते हैं कि एनी बॉडी इज कॉल्ड सेल। तो अब कोशिका की बात की जाए तो कोशिका की खोज करने वाले जो थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में पहली बार क्या किया कि इन्होंने पहली बार 1665 में कॉर्क के टुकड़े में एक मृत कोशिका को देखा, और जो कॉर्क के टुकड़े में जो मृत कोशिका को देखा था उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि दरअसल मानव शरीर की जो पूरा बॉडी है वो दरअसल कोशिकाओं से बना हुआ है। इस बात को लेकर शुरुआती दौर में तो बहुत ज़्यादा खलबली मची रही, लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि इस बात को सही सामने किया। जो मृत थी वो केवल ब्लॉक देखा, उन्होंने जूम करके देखा तो उसमें छोटे छोटे ब्लॉक, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है कि छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, छोटे छोटे घर टाइप के, ऐसे ही उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में देखे। और जब देखे तो उन्होंने कहा कि दरअसल इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से पूरा बॉडी बनी होती है, पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो उन्होंने मृत कोशिका को देखा। तो बात आती पहली बार जीवित कोशिका को किसने देखा, तो सर लीवनहॉक ने। तो लीवनहॉक नाम के जो विद्वान थे उन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देखा था। तो बात क्लियर हो पा रही है, कोई समस्या है? इतनी बात क्लियर हो गई। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाए बेसिक बातें, कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब, 1665 ईस्वी में। और ये कैसी थी, मृत कोशिका थी, मृत कोशिका। काय में देखा था उन्होंने, कॉर्क के टुकड़े में देखा था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा पहली बार जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका, पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था,
तो जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट समझने वाली बात है कि जो कोशिका है, अब कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, कोशिका के संबंध में कहा जाता है कि कोशिकाएं हैं क्या। तो अब छोटा सा समझने की आवश्यकता है। जैसे समझो थोड़ा सा अच्छे से कि जैसे आपने देखा होगा कि जो इसको ऐसे समझो कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो कोशिकाओं से बनी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग घर बना हुआ, आपने देखा होगा कि जो ईंट है, ईंट एक बेसिक यूनिट है क्योंकि ईंटों से पूरा मकान बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कि ईंट सबसे छोटा अंग है, बालू भी है, सीमेंट और उससे भी छोटा अंग हो गया, ठीक है ना। पानी तो एकदम कह सकते हो कि तरल अवस्था में है। इन सब की आवश्यकताएं हैं, तो क्या है, हम क्या माने सबसे छोटा अंग क्या है? ईंट मान ले क्या? नहीं, ईंट वह बेसिक इकाई है, ईंट वह बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके आधार पे पूरा बन के तैयार होता है मकान। तो बात समझ में आई। उससे छोटे भी हैं, कंकड़ है, बालू है, गिट्टी है, ये उससे भी छोटे हैं, लेकिन जो बेसिक नीड है वो ये है जो पूरे मकान में लगी हुई है और उससे पूरा मकान बना हुआ है। बात समझ में आ पा रही? हर जगह ईंट की आवश्यकता है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ गिट्टी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप एक तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझें, ठीक है। तो जिस प्रकार से ईंट होती है, ईंट से जब कई ईंटें एक निश्चित क्रम में लगाई जाती है तो एक दीवार बनती है, और जब दीवारों को एक निश्चित क्रम में बनाया जाता है तो एक छोटे से कमरे का निर्माण होता है। फिर जब कई सारे कमरे एक निश्चित ऑर्डर में बनाए जाते हैं तो उससे एक फ्लोर तैयार होता है। जब बहुत सारे फ्लोर ऑर्डर बाई ऑर्डर एक बना दिए जाते हैं तो उससे पूरी इमारत या बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से समझो कि छोटी छोटी कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, कई ऊतकों से अंग बनते हैं, और अंगों से अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र से हम कह सकते हैं कि जो बॉडी इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि एक पहले बहुत चलता था कि ह्यूमन बॉडी कह दो, बॉडी कह दो। बॉडी दरअसल इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि जब न्यूटन ने फिजिक्स की रचना की तो फिजिक्स की रचना में न्यूटन ने निर्जीव वस्तुओं के लिए भी बॉडी शब्द का प्रयोग किया है। इस वजह से हम बायोलॉजी में सिर्फ सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बॉडी कहने से बचना चाहिए। उसकी जगह पर हम ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो जिस प्रकार से हमने बात की थी कि छोटी छोटी जो कोशिका होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जब कोशिकाओं को कई कोशिकाओं को एकत्रित कर दिया जाता है तो कोशिकाओं का जो समूह होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समूह, तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि ऊतक कहा जाता है उनको, ऊतक। जब बहुत सारे ऊतक एकत्रित हो जाते हैं तो ऊतकों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? उनको अंग कहा जाता है। जब बहुत सारे अंगों को मिला दिया जाता है, उन अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो अंग तंत्र कहा जाता है, ठीक है। और जब बहुत सारे अंग तंत्रों को मिला दिया जाता है तो काय का निर्माण होता है? एक जीव का निर्माण होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। ऊतक को क्या कहते हैं? टिश्यू। अंग को क्या कहते हैं? ऑर्गन। और अंग तंत्र को क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जीव को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो बात क्लियर हो पाई? सारी बातें समझ पाए अच्छे से? जल्दी से कॉपी में लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है ना। हाँ, तो बाकी सारी चीज़ें लिख ली थी, परिभाषा लिख ली, परिभाषा मैंने लिख दी है कोशिका। कोशिका की अगर बात की जाए तो आप कोशिका में क्या कहोगे कि जीवन की सबसे छोटी आधारभूत कार्यात्मक एवं रचनात्मक, सबसे छोटी, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ लेना, आधारभूत, फाउंडेशन, आधारभूत कार्यात्मक एवं रचनात्मक जो इकाई है उसको कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। यह एक मृत कोशिका थी जिसको कॉर्क के टुकड़े में देखा गया, और पहली बार जीवित कोशिका की खोज सर ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब बात की जाए तो कोशिकाओं से कैसे शरीर का निर्माण होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है, इकट्ठे होती हैं कोशिकाएं, तो उससे ऊतक का निर्माण होता है। जब बहुत सारे ऊतक इकट्ठे होते हैं तो उनसे अंग बनकर तैयार होता है। जब बहुत सारे अंग बनकर कंप्लीट होते हैं उनको अंग तंत्र कहते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्रों को मिलकर हम लोग एक जीव का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे एक उंगली है तो इस उंगली में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं। जब बहुत सारी कोशिकाएं तो उससे क्या होगा कि इतना, यानी कि एक हम कह सकते हैं ऊतक का निर्माण हुआ। जब ऊतकों का निर्माण हुआ, जो 1 2 3 ऐसे बहुत सारे ऊतक बने तो इससे एक अंग बन गया। जब बहुत सारे अंग बन के तैयार हुए तो एक पूरा क्या बन गया? अंगतंत्र बन गया। अकेली उंगली क्या किसी चीज़ को पकड़ सकती है क्या? नहीं पकड़ सकती। इस वजह से क्या है कि जब बहुत सारे अंग बन गए, अब ये एक निश्चित क्रम में काम करने लगे। हम किसी वस्तु को पकड़ा जा सकता है, आराम से रखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, घुमाया जा सकता है। ये एक अंग तंत्र का निर्माण है, या हम कह सकते हैं अंग तंत्र का कमाल है। और जब ऐसे एक ये अंग तंत्र, एक ये अंग तंत्र, एक ये अंग तंत्र बहुत सारे मिलकर क्या हुआ कि पूरी बॉडी का निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं?
इसको ऑर्गेनिज्म या जीव कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे प्रश्न। मैं उनको या तो कहूँ तो मैं बोल के लिखा दूँ कि लिखना पड़ेगा, तो चलो लिखा देता हूँ, लिख के बता देना। तो उपाय तो यही है, तो मैं बोल के लिखा देता हूँ, मैं बोलता हूँ, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। या दूसरा उपाय ये है कि मैं वीडियो को रोक के व्हाइट बोर्ड पे लिख दूँ और सारी चीज़ें बता दूँ। पहले मैं ऐसे ही जिक्र कर देता हूँ नॉर्मल। आपसे अगर पूछा जाए कि कोशिकाओं के संबंध में और क्या पूछा जाता है, तो कोशिकाओं के संबंध में सबसे पहले पूछा जाएगा कि बताओ कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका विभाजन का नियम किसने दिया, तो स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका विभाजन क्या होता है कि कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता कि कोशिकाएं टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं। हाँ, एक कोशिका से ही दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे मानव प्रजनन करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जन्म होता है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं भी हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन करती हैं। हम कह सकते हैं कि एक कोशिका से भी दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। उसमें गुणसूत्र की भूमिका क्रोमोसोम निभाता है, क्रोमेटिन निभाते हैं, उसमें डीएनए आरएनए किस प्रकार ट्रांसफर होते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। अभी आप बेसिक समझो। तो बेसिक आपसे अगर कोशिका के संबंध में बात आए तो आप कोशिका के संबंध में आप सीधा सीधा कह सकते हैं। सब इससे क्वेश्चन कितने बनेंगे, सबसे पहले समझो। सबसे पहले कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवन की आधारभूत सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई, यूनिट है, यूनिट इकाई है, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए। इसकी खोज किसने की थी, तो खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। यह एक मृत कोशिका थी जिसको कॉर्क के टुकड़े में देखा गया। पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो लीवन हॉक ने की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। उन्होंने कहा था यूनिसेलुला ई सेलुला, ये एक जर्मन वर्ड है, इसको छोड़ के चलो। अभी आप इतना समझो कि जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, वो किसने दिया था, तो हम कह सकते हैं स्लाइडन और कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि बताओ कोशिका को वैज्ञानिक रूप में क्या कहा जाता है, तो कोशिका को साइटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटो। तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइटो। बात की जाए तो कोशिका का अध्ययन क्या में किया जाता है, तो स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटो हो गई कोश का, अध्ययन हो गया लॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या कह सकते हो कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीन्स होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया का एक जीन होता है, ठीक है ना, तो उसको माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है। इसकी बहुत नैनोमीटर में होती है, 0.0001 के आसपास होता है और सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। अब बात आती है नर और मादा की। आपसे पूछा जाए कि बताओ किसी मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होते हैं, जो कि महिलाओं में पाए जाते हैं, अंडाणु, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि किसी मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है, तो स्पर्म, शुक्राणु के जो तत्व होते हैं, शुक्राणु स्पर्म में जो शुक्राणु पाए जाते हैं वो सबसे छोटी कोशिका माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि बताओ मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन। जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं तो पूरी बॉडी में, तो जो मस्तिष्क में कोशिकाएं होती हैं, जो दिमाग जिन कोशिकाओं से मिलकर बनता है उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है कि बताओ जो किडनी होती है, वृक्क, उनकी जो कोशिकाओं से बना होता है उसे क्या कहते हैं, तो उनको नेफ्रॉन कहा जाता है। तो किडनी या वृक्क की कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। उसी प्रकार मस्तिष्क जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हमारे ह्यूमन में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो बात आती है कि बताओ कि जो कोशिकाएं हैं, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं न्यूरॉन, मस्तिष्क की जो कोशिका होती है। क्वेश्चन आता है मानव शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है। जैसे मान लो जो अंडाणु है वो किस में नहीं पाए जाते, पुरुषों में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि पुरुषों में शुक्राणु पाए जाते हैं। महिलाओं में स्पर्म नहीं पाया जाएगा, शुक्राणु नहीं पाए जाते, क्यों, क्योंकि उनमें अंडाणु पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बताओ मानव एक मनुष्य मेल में, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मेल और फीमेल की, इधर मेल इधर फीमेल, तो अगर बात की जाए कि बताओ एक होता है सबसे बड़ी कोशिका, एक होता है सबसे छोटी कोशिका, तो मैं इधर लिख देता हूँ बड़ी, इधर लिख देता हूँ छोटी कोशिका। तो अगर पूछा जाए कि बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी तो आपको पता है शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका मेल में कौन पाई जाती है, तो तंत्रिका तंत्र। कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका है मनुष्य में। अब महिलाओं की बात कर लो,
तो महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, कभी वनडे एग्जाम्स में आ जाते हैं। आजकल वनडे एग्जाम्स का भरोसा नहीं, पता नहीं क्या क्या पूछ ले, तो इसलिए मैंने पे चर्चा कर लेते हैं। तो फीमेल में जो सबसे बड़ी कोशिका तो हमें पता है अंडाणु पाए जाते हैं, जो है ना एक्स अंडाणु। नेक्स्ट, अब मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, सॉरी महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, तो लिम्फोसाइट्स। कौन सी पाई जाएगी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, कहीं कहीं आपको एग्जाम में आरबीसी की कोशिका मिलेगी, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स, वही होता है, ठीक है ना। तो लिम्फोसाइट्स आप एग्जाम में एकदम क्लियर टिक करके आएंगे इस प्रकार से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, या मैं बताऊं तो भी मैं लिख देता हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ इसको मिटा के। इतना सब हो गया था क्लियर। दोबारा वीडियो बैक करके नोट्स जरूर बनाना है ध्यान से, ठीक है ना। कॉपी में लिखना जरूर है, सब चीज़ों को लिखोगे तो बाद में याद रहेगा, और रिवीजन करोगे तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। इसलिए जब भी कोई क्लास लेकर लिया करो तो कॉपी पेन लेके बैठो और तुरंत लिखाई करो उसकी। लिखने से भी याद होता है कई बार। यहाँ पे रफ में लिखोगे अभी, फिर बाद में एक फेयर कॉपी बढ़िया अच्छी राइटिंग में आता है ना, बढ़िया डिजाइन बना बना के लाल नीले पेन से लिखते हैं सब लोग, आप लोग नोट्स बनाते होंगे ना, वही। तो अब कोशिका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जितनी मैंने बातें की हैं सारी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहली बार आपसे पूछा जाए कि मृत कोशिका किसने खोजी, तो मृत कोशिका किसने खोजी, रॉबर्ट हुक ने। पूछा जाए पहली बार जीवित कोशिका किसने खोजी, तो सर ल्यूवेन हॉक ने। पूछा जाए कि बताओ विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, पहले से देख लो कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी दी थी वो दी थी स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी, ठीक है। पहली बार कोशिका को रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, इसका श्रेणी में दिया जाता है, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका को देखा था। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो विश्व की सबसे, एक तरफ बड़ी एक तरफ छोटी देख लेते, दोनों देख लेते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। तो इसमें हम लोग सबसे बड़ी कोशिका देखेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा। तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ये सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, और सबसे छोटी कोशिका जिसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाए, ये सब पॉइंट बना के लिख लेना। नेक्स्ट पूछा जाए कि मानव में नर भी आएगा मादा भी आएगी, तो नर और मादा, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। अब मेल में वही बात बड़ी छोटी, और इसमें भी बड़ी छोटी, जैसा भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं बड़ी और छोटी कोशिका के बारे में। तो मेल में जो बड़ी कोशिका होती है जिसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र, और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु की कोशिका, ठीक। फीमेल में जो सबसे बड़ी होती है वो होती है अंडाणु की कोशिका, और सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो होती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ठीक है। कोई समस्या इतना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चर्चा करें तो लगभग मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो तो सब पता ही है तुम लोगों को। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हम वनडे एग्जाम्स वालों को भरोसा थोड़ी क्या पूछ लें। तो मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो लगभग 80 से 90 ट्रिलियन। तो 80 से 90 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ
आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ सबसे लंबी कोशिका, बड़ा और लंबा समझते हैं ना। वैसे आपसे पूछा जाए कि जो महल होते हैं, घर होते हैं, तो जो बड़ा का मतलब इसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो, लंबा का मतलब इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो, है ना, लंबाई ज़्यादा हो। तो अब कह सकते हैं कि सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन कौन है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन लिख लेना, मस्तिष्क की कोशिकाएं न्यूरॉन्स कहलाती हैं। न्यूरॉन्स कहलाती हैं। ठीक। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पता है कि कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे मान लो आपको यहाँ कट लग जाए, मान लो ब्लेड लग जाए, कुछ लग जाए, तो यहाँ भर जाता है, जल्दी भर जाता है। तो बात आती है कि जो कोशिकाएं कट जाती हैं, जो कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं, उनका पुनर्निर्माण भी तो होता है, रीजनरेशन पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कोशिकाओं का पुनर्निर्माण, तो हम कह सकते हैं कोशिकाओं का पुनर्निर्माण दो चीज़ें, सबसे ज़्यादा किन में होता है और सबसे कम किस में होता है कोशिकाओं का पुनर्निर्माण। तो कोशिकाओं का जो पुनर्निर्माण की जो क्षमता होती है, पुनर्निर्माण क्षमता, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है लीवर में, यकृत। इसलिए तुमने देखा होगा कि यदि किसी का यकृत यानी कि लीवर खराब हो जाए, तो लीवर को ऑपरेशन के दौरान उसको अगर आधा काट भी दो तो वो सबसे जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी बनता है लीवर, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कोशिकाओं में रीजनरेशन पावर जिसमें होती है, पुनर्निर्माण क्षमता सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किसमें पाई जाती है, तो लीवर में पाई जाती है। और सबसे कम, तो सबसे कम आपको पता है कि न्यूरॉन्स में पाई जाती है, मस्तिष्क। इसलिए कहते हैं ना कि हेलमेट लगा के हम लोग क्यों चलते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट लगा के जरूर चलो। हेलमेट लगा मतलब ये होता है कि मस्तिष्क में यदि थोड़ा बहुत कट लग जाएगा, ब्लड आ जाएगा, तो वो सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मस्तिष्क यदि अंदर न्यूरॉन्स में चोट लग गई, मस्तिष्क के अंदर चोट लग गई, तो मस्तिष्क में लगभग 1 से 3% ही रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, वो भी निश्चित लगभग 30 से 35 साल की उम्र तक। 35 साल की उम्र के पश्चात रीजनरेशन पावर समाप्त हो जाती है। इसलिए किसी के मस्तिष्क में चोट लग जाए तो आदमी इसलिए कोमा में चला जाता है। फिल्मों में देखा होगा, सर पे चोट लगी, कोमा में चले गए, तो वो सब क्या है, वो यही पावर है, ठीक है ना। क्योंकि मस्तिष्क जैसे मानव का शरीर है, एक बहुत रहस्य की बात है। जब थोड़ी सी तो क्वेश्चन आता है, अक्सर तुमने देखा होगा कभी, जैसे पृथ्वी पर कितने % जल है, 71%। मानव शरीर में भी 65 से 70% जल पाया जाता है। जिस प्रकार हमारे ब्रह्मांड में अनंत तारे, अनंत तारामंडल, अनंत प्रकार के हम कह सकते हैं कि स्पेस और मल्टीवर्स पाया जाता है। एक यूनिवर्स तो ये है, बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, इसकी थ्योरी है। अब सोच के देखो कि हम लोग ब्रह्मांड जानते हैं मात्र 1%, जितना हम लोग आज तक पढ़ते हैं, जितना जानते हैं वो 1% है। 99% अभी बहुत है, वो तो कोई जानता ही नहीं कितना है, 1% लगभग हम लोग जानते हैं। उस 1% ब्रह्मांड में करोड़ों तारे, तारामंडल, करोड़ों गैलेक्सीज पाई जाती हैं। उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, आकाशगंगा, दुग्ध मेखला जिसको कहते हैं। उस मिल्की वे में अरबों की संख्या में तारे हैं, स्टार हैं। उनमें से एक स्टार है सूर्य, और उस सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह जो पहले थे अब 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। उन 8 ग्रहों में कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह पृथ्वी, और उस पृथ्वी पे लगभग 200 देश हैं। उसमें पहली बात तो पृथ्वी पे, अब समझो पृथ्वी पे 71% तो पानी है, 29% स्थल है। 29% स्थल में भी बहुत सारा क्षेत्र मरुस्थल और जंगल के रूप में है। जो देश हैं जहाँ रहते हैं वो बचता है लगभग 10 से 12%। उस 10 से 12% में पूरी दुनिया बसी हुई है, 200 देश बसे हुए हैं। उस 200 देशों में से 7 महाद्वीपों में बटे हुए हैं। उन 7 महाद्वीपों से एक महाद्वीप है अपना एशिया महाद्वीप, और उस एशिया महाद्वीप में 52 देश हैं, 51 देश, 49, 50, 51 ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है, 52 ही माने जाते हैं, 51 देश हैं वैसे। उन 51 देशों में से एक देश है भारत। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है प्रेजेंट में। उनमें से एक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से अगर हम लोग चर्चा करके देखें तो बताया जाता है कि जैसे ब्रह्मांड में अनेकों तारे, अनेकों तारामंडल है, उसी प्रकार से मानव का शरीर भी है। हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है, हम लोग अब चलता फिरता ब्रह्मांड लेके घूम रहे हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड में इतने राज हैं कि उनको कोई नहीं जानता, उसी प्रकार से मानव के मस्तिष्क में इतने राज हैं कि उनको कोई नहीं जानता। इसी में अच्छी भावनाएं भी आती हैं, इसी में बुरी भावनाएं भी आती हैं। इसी में अगर हम लोग बात करें तो इसी से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। मस्तिष्क का हम लोग मात्र कितने % यूज कर पाते हैं, सोच के देखो। जैसे ब्रह्मांड का हम 1% जानते हैं, उसी प्रकार से हम और आप जैसे मनुष्य
मात्र 1-1.5% ही मस्तिष्क का प्रयोग कर पाते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं वो लगभग 2-2.5% यूज़ करते हैं। अब तक सबसे ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करने वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने लगभग 4.5-5% मस्तिष्क का यूज किया था। और वो एक बार किताब को लेते थे और पूरा देखते थे और पूरा याद हो जाती थी उन्हें। 5% की ये क्षमता है। तो हमारे मस्तिष्क की क्षमताएँ बहुत महान है। मस्तिष्क हमारा क्या क्या कर सकता है ये हम लोग अभी जानते भी नहीं अच्छे तरीके से कि मस्तिष्क क्या क्या कर सकता है। मस्तिष्क की क्षमताएँ बहुत महान है। तो अगर थोड़ा सा पैरेलल जोड़ के देखें कि विश्व में हम अपने पूरे ब्रह्मांड का 1% जानते हैं, उसी प्रकार से हम मस्तिष्क का 1% जानते हैं। केवल उसी 1% में IAS PCS इतने विचारधाराएँ सब चलती हैं। 1% जो पढ़ते हैं, जो लगातार मस्तिष्क को ट्रेन करते रहते हैं, उनका 1% यूज होता है। जो लोग नहीं पढ़ते, बिल्कुल केवल कुछ नहीं, दुनिया में बस आए और चले गए, ऐसे लोगों का तो मस्तिष्क 0.00 में होता है। मस्तिष्क का अर्थ बहुत लोग गलत समझ लेते हैं कि उसका दिमाग बहुत तेज है क्योंकि इसे सब याद है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। वो तो एक स्टोरेज क्षमता है। मस्तिष्क का मतलब है कि आप कितने तार्किक हैं, कितना सोच पाते हैं, कितने अच्छे निर्णय ले पाते हैं, इससे होता है मस्तिष्क का प्रयोग। इससे नहीं होता कि आप कितने दिमाग में अपने भर लेते हैं चीज़ें। तो खैर इस पर चर्चा करेंगे कभी किसी दिन। तो अभी मैं यहाँ पे बात करते हैं न्यूरॉन। सबसे कम जो होता है पुनर्निर्माण क्षमता, रीजनरेशन पावर, वो किसमें पाई जाती है? न्यूरॉन्स, यानी कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, क्योंकि इसका जो भरपाई है वो नहीं की जा सकती, इसकी भरपाई नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब बात आती है कोशिकाओं के प्रकार की। ठीक है, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कोशिकाओं के प्रकार से जानने से पहले हम लोग एक बार कोशिकाओं का चित्र देख लें। ठीक है, कोशिका होती क्या है और किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा प्रकार पे चर्चा कर लेते हैं, फिर लास्ट में इन दोनों को हम समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो बात की जाए कोशिका, सेल। पहले कोशिका को ही देख लो, वरना फिर समझने में दिक्कत होगी आप लोगों को। कोशिका, तो कोशिका की बात की जाए तो कोशिका के पहले हम लोग अंगों को थोड़ा सा देख लेते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये वास्तविक चित्र नहीं है, आपको समझाने के लिए लगभग ऐसा बना रहा हूँ कि आप चीज़ों को जोड़ रिलेट करके पढ़ पाएँ। ठीक है ना। कोशिकाओं में मैं अभी जीव जंतुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जीव जंतु पेड़ पौधे सभी की बात कर रहा हूँ, उन सबको अलग करके। ना मैं पादप कोशिका की बात कर रहा हूँ, ना मैं जंतु कोशिका की, मैं सिर्फ कोशिका की बात कर रहा हूँ। कोशिका पेड़ पौधों में भी है, कोशिका मानव में भी है, कोशिका एक बकरी में, गधे में, जीव जंतु में, सब में है। कोशिका की जो सबसे ऊपरी झिल्ली होती है ये वाली, ठीक है, इसको कहा जाता है सेल वॉल। और जो अंदर वाली झिल्ली है इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। लोड नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है ना। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी, और हम एक एक को पढ़ेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है ना। लोड नहीं लेना बिल्कुल। इसके बाद कोशिका के अंदर द्रव भरा होता है। कोशिका के अंदर अर्धतरल चिपचिपा सॉल्व फेज अवस्था में कुछ लिक्विड पाया जाता है, द्रव भरा होता है। इसको कहा जाता है कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव, कोशिका द्रव। ठीक है ना, कोई दिक्कत? एकदम सरल है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है। कोशिका के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है? कोशिका द्रव। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब थोड़ा याद करो, कोशिका, प्लाज्म मतलब जो उसके अंदर द्रव पाया जाता है, यानी कि कोशिका द्रव। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर अब बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे? कोशिकांग। कोशिका के अंग कोशिकांग, सीधी सी बात है। तो कोशिका के अंदर एक अंग पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक।
इस प्रकार की एक झिल्ली पाई जाती है, पूरी कोशिका में फैली होती है, ठीक पर इस प्रकार से। इस झिल्ली को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका ये भी दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है जिसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहा जाता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको कहा जाता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इनकी चर्चा करेंगे, क्यों कहा जाता है, क्या मतलब होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या होता है कि छोटे छोटे इस प्रकार के गोलाकार अवस्था में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। तो हम इनको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, तो ये है राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, ठीक। इसके बाद एक कोशिकांग पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने 1974 में। 1975 में इसी खोज के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रेजेंट किया गया था, तो वो कौन था? लाइसोसोम की खोज के लिए। किसे दिया गया था? डी डुवे को। 1974 में उन्होंने खोज की, 1975 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1975 कैसे याद रखोगे? 1975 में एक फिल्म आई थी शोले, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक कोशिकांग पाया था, इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस पर भी चर्चा करेंगे। पावर हाउस ऑफ सेल नाम सुना होगा। एक कोशिकांग पाया था, इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय, ठीक। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक और कोशिकांग पाया जाता है, इसको हम लोग कहा जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय, ठीक है। फिर आरएनए, डीएनए, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि सीलिया पाया जाता है ना। इसके अलावा आपसे पूछा था कि फैजिला पाया जाता है। तो ये सब एक प्रकार के कोशिकांग हैं। तो कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, किस प्रकार से, क्या, इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चर्चा करें, ठीक है ना। एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले जब इनके बारे में हम जान लेंगे बहुत अच्छे से, फिर हम इस चित्र को दोबारा बनाएंगे और उसको दोबारा से समझेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। चलो एक बार चित्र बना लो इसका कंप्लीट। ठीक है ना, हो गया कंप्लीट। चलो कोशिका के अंगों को मैं पढ़ाऊँ उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, इस पे चर्चा कर लें। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? जीव द्रव्य क्या है? तो अब थोड़ा सा अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जीव द्रव्य का मतलब ये होता है कि कोशिका के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है वो सब जीव द्रव्य है। कोशिका झिल्ली को छोड़ के कोशिका की झिल्ली के अंदर जो कुछ भी अंदर का मटेरियल हम लोगों ने देखा था वो सब क्या है? जीव द्रव्य। तो सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में बात कर लें कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। तो जीव द्रव्य की सबसे पहले जो सर्वप्रथम बात की, सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी जीव द्रव्य के बारे में? सर्वप्रथम तो जीव द्रव्य की सर्वप्रथम जीव द्रव्य के बारे में बताया था डुर्जाडीन नाम के एक आदमी थे। डुर्जाडीन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डुर्जाडीन। बात की जाए जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, एक नाम व्यक्ति थे जिनका नाम था पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने 1840 में जीव द्रव्य की खोज की थी, ठीक है। अब बात आती है कि जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य को नामकरण किसने किया था। तो जीव द्रव्य का नामकरण जिसने किया था उनका नाम था एच बी मोहल। एच बी
मोहल। तो एच.बी. मोहल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। आप थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। कोशिका ये है मान लो, ठीक है। अब कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य भरा रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो आपका राइबोसोम्स हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे आपका गोल्जी बॉडी हो, चाहे फिर आपका सेंट्रोसोम हो, लसिका हो, सीलिया हो, फ्लैजेला हो, जो भी है डीएनए, आरएनए, वो सब के सब क्या है, कोशिका के अंदर के अंग हैं, इसलिए हम उनको कोशिकांग कह देते हैं। ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य और कोशिका के अंग। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है इसको कंबाइंड रूप से हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं उनका सम्मिलित रूप जीवद्रव्य कहलाता है। ठीक है। तो जीवद्रव्य क्या है, तो जीवद्रव्य का मतलब है क्या क्या, तो एक तरफ कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और एक तरफ कोशिकांग। कोशिकांग समझ पा रहे हो, कोशिका के अंग, जो भी कोशिका के अंग ये आप लोगों ने देखे वो सब। तो कोशिका द्रव्य को जो हमने बताया था, कोशिका का मतलब साइटो होगा, उसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको प्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर कोशिका के अंग हैं, उनको क्या कहेंगे, ऑर्गन्स ऑफ सेल। ऑर्गेनेला भी कह सकते हैं हम लोग उनको, ऑर्गेनेला, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ऑर्गन्स ऑफ सेल, ऑफ सेल। तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, बोलो, जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य क्या है, कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग या जीवद्रव्य, जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। और जीवद्रव्य को एक नाम था, एक व्यक्ति का नाम था जूलियस हेक्सली। जूलियस हेक्सली। कुछ है, जीव द्रव्य को किसने जीवन का आधार बताया, तो जीव द्रव्य जीवन का आधार है। जीव द्रव्य को जीवन का आधार बताया, ये सीधा स्टेटमेंट पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है, बताओ जीव द्रव्य जीवन का आधार है, किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, हेक्सले महोदय ने कहा था। ठीक है। तो बात क्लियर है, इतनी बात कंप्लीट होगी। तो मुझे लगता है कि अब मैं कोशिकाओं के अंगों के बारे में एक एक करके चर्चा कर देता हूँ। अंग क्या होते हैं आप लोगों ने देख लिए, ठीक है ना। सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम्स क्या है, लाइसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, इसके अलावा हम लोग बात करें तो सीलिया क्या है, फ्लैजेला क्या है, इसके अलावा सेंट्रोसोम क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए क्या है। कोशिका एक बड़ा चैप्टर है, इसको एक क्लास में समाहित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो जाए इस क्लास में, अगली क्लास में पूरा कंप्लीट हम करने की कोशिश करेंगे। तो 2 क्लासों में पूरी कोशिका निपट जाएगी। और कोशिका एक बेसिक है, यदि कोशिका को हमने समझ लिया तो आगे हमें समझने में बड़ी आसानी होने वाली है। ठीक है ना। तो मैंने देखा कि जब मैं लिखता हूँ तो समय ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो मैं वीडियो रोक के मैं जल्दी से लिख देता हूँ सारी बातें और आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया इसको। ठीक है। अब हम क्या है इसको एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का मतलब होता है कि कोशिका का सबसे ऊपर वाला पार्ट। ठीक है। तो जो कोशिका का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे वो ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में उपस्थित होता है। पेड़ पौधों में आपने देखा हो, जैसे हम लोग हैं, हम लोग के अंदर त्वचा है। ठीक है। तो ये त्वचा क्या है, तो त्वचा कवच का काम करती है, लेकिन हम लोग क्या है ऊपर कपड़े पहनते हैं। जो जानवर होते हैं वो बालों आलू से उनके बाल हो जाते हैं, इससे अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो उनके ऊपर एक जो छाल हो जाती है ना, वो उससे सुरक्षा कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधों के ऊपर जो सबसे ऊपर जो हम कह सकते हैं कि जो आकार एवं सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, उसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, सेल्यूलोज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, पादप सेल में पाई जाती है, कह सकते हैं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में उपस्थित। ठीक है। और सेलुलोज की बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका काम क्या होता है, कार्य, तो वर्क क्या है इसका, तो सेल वॉल का जो मेन वर्क है वो है स्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, तो आकार एवं सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, ये देखो पेड़ पौधों में तो पाई जाती है तो तय है, लेकिन जीव जंतु में भी पाई जाती है। हम कहते हैं दोनों में उपस्थित हो, तो पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों में उपस्थित होती है कोशिका झिल्ली।
अभी हम चित्र बना के समझेंगे उसको, ठीक है ना। अभी हमने समझा भी था, आगे चल के थोड़ा सा बैक करके देख लेना, मैंने चित्र बनाया था, उस पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये काय की बनी होती है, तो प्रोटीन से। तो आपसे पूछा है कि बताओ कोशिका भित्ति तो होती है, सेल वॉल वो काय की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जहाँ जबकि सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली काय की बनी होती है, तो ये प्रोटीन से निर्मित होती है। सभी कोशिकांग इसी के अंदर होते हैं, तो कोशिकांग जो कोशिका के अंग होते हैं वो सब इसी के अंदर होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका, हमने चित्र बना के बताया था अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका का काम होता है, जैसे मान लो हमारी बॉडी है, हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं, अगर हड्डियां ना हो तो आप समझ पा रहे हैं, हड्डियां ना हो तो क्या ढांचा खड़ा रह सकता है? नहीं रहा। जैसे मकान होता है, मकान में पिलर बने होते हैं, पिलर से ही तो खड़ा रहता है, तो यदि पिलर से खड़ा ना किया जाए तो क्या मकान खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से यदि हमारी हड्डियां ना हो तो हमें इस प्रकार का आकार नहीं मिल पाएगा। अब थोड़ा सोच के देखो, अगर हम बॉडी के अंदर हड्डियां ना हो तो आदमी के अंदर ऐसा हाथ रख दो, वजन रख दो, आदमी दब जाएगा, है ना, रबड़ की तरह। तो आंतरिक कंकाल का, जैसे हमारे सारे हड्डियों में जो हड्डियां कंकाल का काम करती हैं उसके ऊपर मांस लिपटा हुआ है, उसी प्रकार से कोशिकाओं का जो आंतरिक कंकाल इंटरनल स्केलेटन का जो काम करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। और इसी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में गोलाकार पाए जाते हैं कुछ, उनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो गोलाकार अवस्था में राइबोसोम्स जो पाए जाते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही पाए जाते हैं, इस वजह से, और ये उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस वजह से हम इनको सिक्योरिटी गार्ड ऑफ राइबोसोम्स यानी कि राइबोसोम्स का संरक्षक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा राइबोसोम्स का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम्स का संरक्षक, तो राइबोसोम्स का संरक्षक अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है, ठीक है ना। कॉपी पेन लेकर लिख लेना ये चीज़ें सब। नेक्स्ट हमने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरखुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो वसा का निर्माण करती है, तो हमारे शरीर में जो वसा बनता है वो इसी में बनता है, वसा का निर्माण करती है। जबकि जो खुरदरी होती है वो प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन का क्या है, खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक, जैसे हम लोग की बात करें, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब ये हो गई चिकनी, और ये इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से तो ये खुरदरी हुई। अब राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ से प्रोटीन बनता है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं बनाती। अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनकी वजह से प्रोटीन बनता है, तो ये प्रोटीन का निर्माण इस वजह से किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉय क्या है कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है ना। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की, और इसका काम होता है पदार्थों का परिवहन करना। जैसे मान लो अब जैसे जल है, तो जल कहाँ में पाया जाता है, तो जल रिक्तिकाओं के अंदर पाया जाता है। अब जब वॉक्यूल्स के अंदर जल पाया जाएगा, रसधानियों के अंदर जल पाया जाता है, जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं, पानी जैसे मान लो के अंदर 60 से 70% पानी होता है, क्या वो सारा पानी हमारे पेट में होता है? नहीं, वो हर एक कोशिका के अंदर जो रसधानियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। अब जो रसधानियों के अंदर पानी पाया जाता है, अब उस पानी की अगर आवश्यकता हमें पड़ रही है, मान लो हमें पानी की आवश्यकता पैर में पड़ रही है, और अब कोशिका यहाँ है, अब यहाँ से पानी वहाँ पहुँचना है क्योंकि यहाँ भी कमी है, तो पानी यहाँ से वहाँ जो ले जाने का काम है वो कौन करेगा? वो करता है गोल्जी कॉय। इसलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल, कोशिका का यातायात नियंत्रक भी कहा जाता है। तो कोशिका का यातायात नियंत्रक, तो कोशिका का यातायात नियंत्रक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी कॉय को कहा जाता है कोशिका का यातायात नियंत्रक। तो इतनी बात क्लियर हुई अच्छे से। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका काम है पदार्थों का परिवहन करना। जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे मान लो मेरा काम है कि मैं मान लो कि मार्कर चला रहा हूँ, ठीक है, मतलब लिख रहा हूँ, मैं मार्कर चला रहा हूँ, अभी ये हाथ चल रहा है और मुंह चल रहा है, केवल हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, दो ही काम चल रहा है। अब हाथों पैरों से तो मेहनत हो नहीं रही, अब बराबर इस हाथ को ऊर्जा चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद हाथ फिर काम करना बंद कर देगा। जब इस हाथ को ऊर्जा चाहिए लगातार, तो इसको ऊर्जा अब पूरे शरीर से इकट्ठा करने के लिए यहाँ होगा। तो अब इसमें जो ऊर्जा चाहिए पूरी बॉडी से इकट्ठा ले जाने के, तो ऊर्जा यहाँ से ले लेके वो कौन पहुँचाएगा? गोल्जी कॉय। और ऊर्जा कहाँ मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारी पूरी बॉडी का जो बैलेंस बना के रखते हैं, ऐसा थोड़ी कि यार हमारा केवल एक उंगली थक गई बाकी पूरी बॉडी ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? उसका कारण है क्योंकि गोल्जी बॉडी हमारे पूरे बॉडी के अंदर सारी चीज़ों को स्थापित कर। अब थोड़ी देर कहो, अब ये मत कहने लगा कि सर हम एक हाथ से मेहनत करते हैं तो हमारा एक हाथ थक जाता है बाकी नहीं थकता, थोड़ी बार सही हो जाता है। वो क्यों? लैक्टिक अम्ल के जमने का, मांसपेशियों पर लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिसके कारण हमें थकावट होती है। तो क्वेश्चन आए कि बताओ मांसपेशियों को थकावट क्यों होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण, तो लैक्टिक एसिड के जमने के कारण होता है, ना कि इसके कारण, ठीक है।
तो हमारी पूरी बॉडी में जो यातायात के माध्यम से कंट्रोल, ट्रैफिक के माध्यम से सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है। इसलिए हम इसको ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल यानी कोशिका का यातायात नियंत्रक कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान और कोलिकर नाम के 2 साइंटिस्टों ने की थी। इसका काम क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं ना, श्वसन करते हैं, तो श्वसन के अंदर क्या होता है कि श्वसन में हमने ऑक्सीजन ग्रहण की, तो जो ऑक्सीजन जाती है वो हीमोग्लोबिन में मिल जाती है और हीमोग्लोबिन के माध्यम से वो ऑक्सीजन धीरे धीरे करके कहाँ पहुँचती है? ये पहुँचती है हमारा जो कोशिका द्रव्य है ना उसके अंदर, और कोशिका द्रव्य से ये कहाँ पहुँच जाती है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो पूरा चक्र होता है कि श्वसन से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचना है और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये हमारे अन्य जगहों पे पहुंचती है। तो ये जो पूरा चक्र होता है, इसको चक्र की खोज की थी सर क्रेब्स ने, इस वजह से इसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो श्वसन के माध्यम से, नाक के माध्यम से ऑक्सीजन का जाना, फिर हीमोग्लोबिन में मिल जाना, हीमोग्लोबिन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तक, उस तक क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य तक पहुंचना और कोशिका द्रव्य के बाद माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रेब्स चक्र कहलाती है। और इसकी खोज सर क्रेब्स ने की थी, इस वजह से उसको हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। और जब ये पूरी प्रक्रिया होती है तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें 36 ATP ऊर्जा मिलती है और 2 ATP ऊर्जा हमें लास्ट में मिल जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो टोटल मिलती है 38 ATP। ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, परेशान मत हो। तो जो श्वसन तंत्र पढ़ेंगे ना तब इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो थोड़ा सा समझ लोगे। हमने सांस ली, सांस के अंदर ये ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन मिला, हीमोग्लोबिन द्वारा रक्त द्वारा इस ऑक्सीजन को कहाँ ले जाया गया? कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तक, और कोशिका द्रव्य के बाद कहाँ पहुँच जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँच जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँचने के पश्चात हमें कितनी ऊर्जा मिल जाती है? 38 ATP मिल जाती है। अब ये ऊर्जा नहीं है, अभी ATP में। और ये ATP जो है, ये ATP 38 ATP मिलाकर बनाता है एक ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज से क्या होती है कि ऊर्जा रिलीज होती है, और वो ऊर्जा सारी जो इकट्ठी होने लगती है वो कहाँ इकट्ठी होने लगती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह, ऊर्जा घर। तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर, शक्ति गृह या पावर हाउस, तो किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। बात आती है सेंट्रोसोम यानी कि तारककाय की। तारककाय की खोज बॉबरी ने की थी। ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है कि जब एक कोशिका के नई कोशिका का निर्माण होता है तो नवीनतम कोशिका का जो निर्माण होता है उस कोशिका को जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन में जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है? सेंट्रोसोम की होती है। और सेंट्रोसोम जो होता है इसी नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसी कोशिका की वजह से क्या होता है कि चीज़ें बन के तैयार होती हैं। अब जैसे हमने देखा होगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम होगा वो जल्दी निर्मित होगा, है ना। जैसे लीवर, हमने बताया था कि लीवर को यदि आधा काट दिया जाए तो फिर भी वो जल्दी तुरंत बन के तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी बनता है। तो सबसे ज़्यादा लाइसोसोम की मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो लीवर में पाई जाती है सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम। तो सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ होता है? लीवर में। इस वजह से क्या होता है? लीवर का जल्दी से निर्माण हो जाता है। और सबसे कम जो होता है न्यूरॉन्स में। इसलिए हमारे मस्तिष्क में चोट लगने पर, मस्तिष्क में कोई दिक्कत होने पर कोशिकाओं का जल्दी निर्माण नहीं होता, यानी कि रीजनरेशन ना के समान होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रसधानी वॉक्यूल्स, तो जो रसधानी है, रसधानी का काम होता है, हमने बताया था जैसे अभी बता चुके, मानव शरीर में 65 से 70% पानी पाया जाता है। और हमारे शरीर का जो पानी है वो काय में इकट्ठा होता है? रसधानियों में, वाटर स्टोरेज, जल संग्रहण का काम होता है। नेक्स्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। राइबोसोम जैसे हमने यहाँ पे भी किया था कि राइबोसोम्स गोलाकार आकार के छोटे छोटे एक अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिनका काम होता है संश्लेषण करके प्रोटीन को निर्मित करना। तो प्रोटीन का संश्लेषण और प्रोटीन का निर्माण करना किसका काम है? राइबोसोम्स का। इस वजह से हम इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसकी खोज पैलाडी द्वारा की गई थी, ठीक है। और जो राइबोसोम्स है उनको दो प्रकार से नापा जाता है, 70S और 80S। तो 70S और 80S। अब यहाँ पे S का मतलब क्या है? S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक का मतलब होता है कि यदि पानी में किसी वस्तु को डाला जाए तो कौन वस्तु जो वजनदार है वो पहले डूब जाएगी। हो सकता है आकार बड़ा हो लेकिन हल्की हो, आकार छोटा हो लेकिन डूब जाएगी। बात समझ में आ पा रहा है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे मान लो ये मार्कर डाला जाए और यहाँ पे एक इतनी छोटी सी कील को डाला जाए तो कौन पहले डूबेगा? जो पहले डूब जाएगा उसका अवसादन गुणांक उतना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से हम उनको S के माध्यम से देखते हैं, ठीक है ना। चलो, 70S वाली है वो एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, जो 80S है वो जैसे अभी हम पढ़ेंगे कोशिकाएं दो प्रकार की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नवजात कोशिकाएं हैं जो पूर्णतः अभी विकसित नहीं हुई होती हैं। उनमें 70S के जो पाए जाते हैं क्या राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और 80S के जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये पॉइंट बाई पॉइंट याद रखें, सारे के सारे पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है ना, कॉपी में। नेक्स्ट न्यूक्लियस। केंद्रक जो होता है, केंद्रक का अध्ययन जो किया जाता है वो कैरियोलॉजी में किया जाता है।
तो केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी में कहते हैं, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है ना। अब केंद्रक का जो काम होता है, केंद्रक के कई सारे काम होते हैं। पूरी कोशिका को जो कंट्रोल करने का काम करता है, पूरी कोशिका का जो पिता होता है या कह सकते हो पूरी कोशिका का जो मेन मुखिया होता है वो कौन होता है, केंद्रक होता है। इस वजह से हम केंद्रक को कंट्रोलर ऑफ सेल यानी कोशिका का नियंत्रक कहते हैं, और ब्रेन ऑफ सेल कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सारे फैसले सारे काम केंद्रक के नाम से होते हैं, इस वजह से इसको मस्तिष्क या कंट्रोलर नियंत्रक कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रक या कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जब कोशिका विभाजन होता है उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रक की होती है, याद रखना। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण है वो भी केंद्रक ही करते हैं। कोशिका का विभाजन कौन करता है, तो कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा होता है, लेकिन कोशिका के विभाजन में नवीनतम कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण जो जेनेटिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है, तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें हम लोग, तो केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर छोटी छोटी धागेनुमा संरचना होती है। जैसे मान लो ये केंद्रक है, ठीक है, इस केंद्र के अंदर ये केंद्रक झिल्ली हो गई। अब केंद्रक के अंदर इस प्रकार से छोटी छोटी धागेनुमा संरचना होती है, इनको कहा जाता है क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। और जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्र की भूमिका है, तो गुणसूत्र की भूमिका ये क्रोमेटिन निभाते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र की भूमिका क्रोमेटिन निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है, 10% डीएनए पाया जाता है और 10% में अदर्स पाए जाते हैं, जैसे आरएनए है, क्रोमेटिन वगैरह, ये सब क्रोमोसोम्स वगैरह ये सब पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर लास्ट की बात की जाए तो लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। डी डुवे ने 1974 में इसकी खोज की थी, 1974। और याद रखना 1975 में लाइसोसोम की खोज के लिए ही हमने बताया था कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। लाइसोसोम की अगर बात की जाए तो लाइसोसोम से लाइसोजाइम नाम का एक जल अपचयक पदार्थ निकलता है, हम कह सकते हैं एंजाइम। तो लाइसोसोम से लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम निकलता है। इस एंजाइम का काम होता है कि ये कोशिका को नष्ट करने का, कोशिका के किसी भाग को नष्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। लाइसोसोम का काम क्या होता है कि लाइसोसोम से लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो कि किसी कोशिका को ही समाप्त कर सकता है। कभी कभार ये इतना अधिक ब्लास्ट हो जाता है, इतना अधिक निकल जाता है, लाइसोसोम का ब्लास्ट हो गया तो ये क्या करता है कि जब विस्फोट होने की वजह से क्या होता है या समाप्त होने की वजह से या लाइसोजाइम अधिक स्रावित हो जाता है, इसकी वजह से पूरी कोशिका समाप्त हो जाती है, पूरी कोशिका खत्म हो जाती है। इस वजह से हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइड ऑर्गन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। तो सुसाइड ऑर्गन ऑफ सेल। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी की उम्र कितनी होती है, 120 दिन। अब लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब आरबीसी जब मर गई तो वो मरा हुआ ब्लड बहेगा, जब मरा हुआ ब्लड बहेगा तो इन्फेक्शन पैदा करेगा। इस वजह से क्या होता है कि ये सारा जो ब्लड है वो कहाँ खत्म होता है जाके, वो सब एकत्रित होगा जाके स्प्लीन में, प्लीहा जिसको तिल्ली कहा जाता है, ठीक है ना। और वहीं पे जाके वो एकत्रित होता है। इस वजह से क्वेश्चन आता है कि बताओ आरबीसी का कब्रिस्तान कैसे कहा जाता है, तो तिल्ली या प्लीहा को कहा जाता है। और वहीं से क्या होता है कि आरबीसी का रीजनरेशन भी होता है। इस वजह से आपसे पूछेगा मानव शरीर का ब्लड बैंक कैसे कहा जाता है, तो वो भी स्प्लीन या तिल्ली या प्लीहा को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। इतनी बात कंप्लीट होने के पश्चात नेक्स्ट अगर बात की जाए तो लाइसोसोम के संबंध में और अगर हम लोग बात करें तो लाइसोसोम जहाँ जहाँ होगा, लाइसोसोम का काम होता है कि किसी भी पदार्थ के, किसी कोशिका के किसी भी क्षेत्र उसको समाप्त कर देना। जैसे मान लो पूरी कोशिका है, अब पूरी कोशिका में पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है। लाइसोसोम से यदि लाइसोजाइम स्रावित हो गया, एंजाइम स्रावित हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ब्लास्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब उससे ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा तो धीरे धीरे वो कोशिका खराब होने लगी, सड़ने लगेगी। और जैसी वो सड़ेगी तो क्या हुआ कि ये जो लाइसोसोम है ये ब्लास्ट हो जाएगा और उस पूरी कोशिका को समाप्त कर देगा। उसको समाप्त करने का अपघटन जैसे करते हैं ना, जैसे पर्यावरण में हम लोग पढ़ते हैं अपघटन करता। जैसे मान लो जैसे पेड़ है, पेड़ से एक पत्ती टूट गई या डाली टूट के नीचे गिर गई जंगल में, उसको उठाने तो कोई नहीं जाएगा। धीरे धीरे उसको अपघटित करने का काम कौन करता है, प्रकृति का सफाई कर्मी किससे कहते हैं, अपघटकों को। तो जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जिस प्रकार से दीमक ईमक है, दीमक लग जाती है और उस मिट्टी को या उस पत्तों को या उन लकड़ियों को समाप्त करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से जानवर मर जाते हैं, जानवर पड़े होने के पश्चात कुछ समय बाद देखते हो आप केवल हड्डियाँ बचती, बाकी कुछ नहीं बचता। तो जो इतनी बदबू, इतना सब कुछ फैला हुआ है पर्यावरण में, हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, उन सबको समाप्त करने का काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर।
जो कवक है, फंगी हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, अपघटित करने का काम करते हैं। जो अपघटन करता डिकम्पोजर होते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। उसी प्रकार से हमारी कोशिकाओं की जो सफाई करना, हमारी कोशिकाओं के जो खत्म हो गई, सड़ गई या खराब हो गई कोशिकाएं, उनको नष्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, स्वयं नष्ट कर होती हैं लाइसोजाइम के द्वारा और लाइसोसोम के द्वारा। और लाइसोसोम जो होता है, इसलिए इसको सुसाइड ऑर्गन ऑफ सेल या कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो कोशिका का ये पार्ट 1 था। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इसके सारे नोट्स जरूर बना लेना, आप लोगों से विनती है इस चीज़ की। नोट्स जब बनाएंगे तो सेकंड पार्ट में कोशिका का पूरा कंप्लीट कर देंगे और वन डे एग्जाम्स में कुछ नहीं छूटेगा आपका, जो भी एग्जाम में आते हैं वो सब आपको लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िएगा और कमेंट कीजिए, बताइए फिर क्या है क्या नहीं। और यदि कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, आप लोग उसको कमेंट करके बताएं, उसको हम लोग सरल तरीके से पेश कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।